हेलो स्टूडेंट, हम लोग एमए सेमेस्टर 3 के क्लास के लिए जुड़े हैं और इसमें अगली क्लास में हम लोग संरचनात्मक, कार्यात्मक, उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में जान रहे थे और उसी का ये कंटिन्यू है। तो हम लोग अगली बार में जो पढ़े थे उसके हिसाब से, जो जानने की कोशिश की थी उसके हिसाब से, आंडमान के विचार में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत 7 तरह के काम होते हैं। जैसे पहला राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक संचालन, कम्युनिकेशन, हित योजन एवं एकीकरण, कानून या नीति निर्माण, कानून या नीति कार्यान्वयन और सातवां कानून या नीति निर्धारण। इस तरह के 7 काम होते हैं। इसके बारे में आमंड का विचार है कि राजनीतिक विकास के क्रम में राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास निम्न श्रेणी की व्यवस्थाओं से होकर उच्च श्रेणी की व्यवस्थाओं में हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आमंड ये मानता है कि राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं वो नीचे से छोटे स्तर पर शुरू होकर के उच्च यानी कि बड़े स्तर पर वो विकसित होती है या हुई। राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कर आमंड ने यह बताना चाहा है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में आदिम और आधुनिक व्यवस्थाओं के तत्व किस मात्रा में पाए जाते हैं, उसके हिसाब से कहा जाता है कि पुराने जमाने में जो व्यवस्थाएं थी और नए जमाने में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, दोनों में कुछ उसकी कितनी मात्रा में पाई जाती है, इसकी जानकारी इसकी विश्लेषण से होता है। आमंड का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन इन समस्याओं के हल पर निर्भर करता है। आमंड की नजर में राजनीतिक शब्द राज्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को केवल संभव ही नहीं बनाती बल्कि उसे जीवित भी रखती है। कहें आमंड के विचार में क्या है कि राजनीति का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होता है, बल्कि उसमें जो सामाजिक एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया की वजह से क्या होता है कि उसको दोनों एक दूसरे से जीवित रहते हैं, यानी राज्य भी और समाज। इस सामाजिक एकीकरण में जो तत्व आपस में एक दूसरे को बांधता है और बांधता जो है वो औचित्यपूर्ण शक्ति है, एक तरह की ताकत होती है जो वाजिब ताकत है। आमंड के शब्दों में राजनीतिक व्यवस्था अंत क्रियाओं की वह व्यवस्था है, अंतः कि आपस में जुड़े हुए क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है और जो कम या अधिक रूप में भौतिक बाध्यता, फिजिकल कंपल्सन के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी द्वारा एकीकरण और अनुकूलन, यानी कि सबको एक करता है और अनुकूल बनाता है, यानी कि आसान करता है,
उसमें क्या है कि आंतरिक एवं अन्य समाजों के विरुद्ध दोनों रूपों में के कार्य करती है, यानी कि आंतरिक भी और बाहरी जो समाज का जो असर होता है उसके रूप को देखकर वो काम करती है। राजनीतिक व्यवस्था निवेश और निर्गत, निवेश का मतलब कि जो डिमांड्स होते हैं या लोगों की ज़रूरतें होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा और ये सब चीज़ें हैं, उसको वो निवेश कहता है। और निर्गत का मतलब होता है कि उन समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया को वो निवेश निर्गत कहता है, में प्रवाहित होते रहती है, यानी कि कुछ डिमांड्स आते हैं और उसके हल करते रहते हैं, और उसे एक व्यवस्था के रूप में विशेष गुण, विशिष्टता यानी खास गुण और खास विशेषता और शक्ति प्रदान करती है। यानी कि जो निवेश और निर्गत होते रहते हैं उससे उसके खास गुण है वो, और उससे उसकी विशेषता बढ़ती है और उससे व्यवस्था को शक्ति भी प्रदान होती है। राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित करने वाले आमंड ने उसका संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण पेश करते हुए, प्रस्तुत करते हुए व्यवस्था को एक इकाई माना है जो वातावरण को प्रभावित करती है और खुद भी प्रभावित भी होती है। कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था जो है एक इकाई रूप है, और उसमें कहता क्या है कि वातावरण जो चीज़ों की डिमांड्स की वजह से जो प्रभावित होती है वो खुद भी होता है, और उसके कार्य करने के बाद वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। आमंड के अनुसार संरचना और कार्यों की दृष्टि से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताओं का पाया जाना अपेक्षित है। यानी कि कहता क्या है कि संरचना और कार्य, यानी कि जो संस्थाएं हैं और उसके द्वारा जो काम की जाती है उसके आधार पर कुछ जो विशेषता खासियत जो है वो सभी में पाए जाते हैं, निम्नलिखित रूप से पाया जाना जरूरी है। जिसमें क्या है, सबसे पहले है संपूर्णता या व्यापकता, कंप्रहेंसिव, अंत निर्भरता, इंटर डिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर, सीमा रेखा है, बाउंड्रीज, यानी कि कोई भी चीज का कहाँ तक दायरा है, क्या कर सकता है, इसकी बात करता है। और चौथा है खुली व्यवस्था, ओपन सिस्टम, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को खुली व्यवस्था के रूप में मानता है या माना जाता है। पांचवा है व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के स्थान पर व्यक्ति की भूमिकाओं की प्रतिक्रिया, यानी कि व्यक्ति की क्या राय है वो मायने नहीं रखता है, वो उस राय को पूरा करने के लिए या जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सा रोल अख्तियार करता है या भूमिका निर्वहन करता है, वो इसकी बात करता है। आमंड ने संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा संतुलन यानी कि दोनों के बीच संतुलन दृष्टिकोण में स्थायित्व और परिवर्तन दोनों पर बल दिया है। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि स्थायित्व और परिवर्तन दोनों पर बल दिया है। उसके मतानुसार किसी भी व्यवस्था में चार प्रकार की संरचना यानी स्ट्रक्चर होती है। इसमें पहला है क्रिया प्रतिक्रिया के वैध एवं अचित पूर्ण प्रकार, मतलब क्रिया यानी कुछ जो डिमांड्स है और उसके बदले में जो प्रक्रिया होता है कि वैध एवं औचित्य प्रकार है, वो एक लीगल चीज है और वो वाजिब भी है। दूसरा कुछ निश्चित एवं सामान्य राजनीतिक काम, यानी कोई चीज जो है वो तय है और जो राजनीतिक काम है। तीसरा राजनीतिक
ढांचे की बहुकार्मकता, कार्यात्मकता, यानी कि राजनीतिक जो ढांचा है उसके बहुत सारे जो काम है उसकी बात करता है। और चौथा है एक राजनीतिक संस्कृति, यानी कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में काम करने की कोई न कोई एक प्रक्रिया होनी चाहिए।